गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए तो आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज है हम लोगों के पास। तो फर्स्ट इश्यूज है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वह है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि यह स्टार्टअप जो है यह कहाँ से आरंभ किया जा रहा है। यह स्टार्टअप कहाँ से आरंभ हो रहा है? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम, ओके, हरियाणा के गुरुग्राम से यह स्टार्टअप को स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, ओके, किसके है? तो भारत की G20। आप लोग सभी इस चीज़ को मैंने कितनी बार बता रखी हूँ क्लास में कि भारत जो है इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और यह अध्यक्षता जो है यह भारत कब से कर रहा है? भारत यह अध्यक्षता कब से कर रहा है? तो यह अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ओके, अब इसी अध्यक्षता के तहत करीब 200 से अधिक जो है वो शिखर सम्मेलन मीटिंग हो रखी है। ओके, और सबकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि यहाँ इस साल जो ये G20 की जो शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप की जो 20 शिखर सम्मेलन चल रही है, कहाँ हुआ है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, इसकी मेजबानी, इस स्टार्टअप 20 की जो मेजबानी है स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा की जा रही है। इसकी मेजबानी किसके द्वारा? स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के द्वारा की जा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के एंगेजमेंट्स ग्रुप है। लेबर 20 हो गया, सिविल 20, साइड 20, साइंस 20। तो लेकिन इसमें एक और ध्यान रखिएगा, यह जो आप लेबर 20 देख रहे हैं, ये जो लेबर 20 है ये कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? यह पटना में किया गया है, पटना। ओके, यह बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यह बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेबर 20 कहाँ हुआ है? पटना, बिहार के पटना में। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई यहाँ पर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आखिर इस स्टार्टअप में, ठीक है, और किन किन पहलुओं को जोड़ा गया है? स्टार्टअप से की संख्या कितनी थी इसकी और कितनी पहलुओं को जोड़ा गया है? तो G20 की जो शेरपा है कौन है? अमिताभ कांत है G20 के शेरपा। ठीक है, G20 के शेरपा कौन है? G20 के शेरपा, G20 के शेरपा कौन है? भारत की तरफ से अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश जो है 19 गुना बढ़ गया है। कितना है? स्टार्टअप में निवेश 19 गुना बढ़ गया। और स्टार्टअप प्रारंभ कब से हुआ था? स्टार्टअप का जो आंदोलन है यह 2016 से शुरू हुआ और तब से स्टार्टअप की संख्या एक से बढ़कर वर्तमान में, मतलब इन 7 सालों में कितनी हो गई है? एक से बढ़कर 1 लाख हो गई है। तो जो बोला गया है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है G20 के जो शेरपा हैं, है ना, भारत की तरफ से शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी जो है इसमें कुल निवेश जो 19 गुना बढ़ गया है, यानी 2016 में यह आरंभ हुआ था। 2016 में आरंभ होने के बाद जब इसकी संख्या 1 थी और अब कितनी हो गई है? 1 लाख हो गई है। ठीक है, तो ये हो गई स्टार्टअप को लेकर के, स्टार्टअप की बात हो गई। अब हमें देखना क्या है? G20 को। तो G20 के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है G20 का, G20 में एक वर्ड आता है ट्रोआइका। ठीक है, इस ट्राइका का क्या मतलब होता है कि बीते वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष, आने वाले वर्षों में। ठीक है, तो G20 की सम्मेलन जो है कहाँ कहाँ की जाएगी? ओके, कहाँ कहाँ की जाएगी? यानी अभी जो है यह 17th 18th और 19th वर्तमान में जो हो रहा है यह इसका 18th एडिशन है। और ये कहाँ? यह इंडिया के दिल्ली। यह 17th जो है ये कहाँ पे हुआ था? यह इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में। एंड जो 19th यानी 18th वाला ये 23 है, ये 2022 है। एंड यह 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील
ब्राजील के कहां पर, ब्राजील के कहां पर, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये ट्राइका जो है G20 का ट्राइका को लेकर के बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखिएगा। G20 का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1999 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1999 में इसका गठन हुआ था। ओके, और इस साल इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और भारत, इनके बीच क्या है, आर्थिक शिखर सम्मेलन हुआ है। आर्थिक यानी किसी अर्थव्यवस्था को लेकर के बात हुई है। आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह अबू धाबी में आयोजित किया गया है। अबू धाबी, ओके, अबू धाबी में आयोजित हुई है। किसके किसके बीच में, यूएई और भारत के बीच में। तो इसकी थीम क्या है, फर्स्ट सबसे पहले जो शिखर सम्मेलन रखा गया, इस किस थीम के ऊपर बेस्ड थी, तो सक्रियाओं को बढ़ावा देना है, फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना। ओके, सक्रियाओं को बढ़ावा देना, फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना, इसकी ये थीम रही, ठीक है, थीम ये थी। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। इसकी मेजबानी जो है, इस यूएई और भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, संयुक्त रूप से एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट ने किया है। इसकी मेजबानी किसने किया है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इसका मेजबानी किया है, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम लोग समझते हैं कि भारत और यूएई, ओके, भारत और यूएई को देख लेते हैं। भारत और यूएई, इनके बीच में क्या हुआ है, अभी आर्थिक सम्मेलन हुआ, इन दोनों के बीच में आर्थिक सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत और यूएई को लेकर के सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत का क्या है, भारत का क्या है, तीसरा बड़ा यूएई, ठीक है, तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश किसका है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, ठीक है, यूएई। तो इसके पहले यानी दो कौन से थे, इससे पहले रहे हैं अमेरिका, इससे पहले है फर्स्ट पे अमेरिका है और सेकंड नंबर पर चीन है, ठीक है। इसके अलावा यह तो तीसरा सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक भागीदार की बात हो गई। ओके, अगर बात की जाती है कि भारत में जो निवेश करते हैं, ठीक है, भारत में निवेशकर्ताओं में इसका क्रम कौन सा है, भारत के निवेश करना में, यानी भारत में जो एफडीआई आ रही है, ठीक है, भारत में जो एफडीआई आ रही है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भारत में सबसे अधिक निवेश, ओके, इस एक पॉइंट को ध्यान रखिए, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक निवेश की अगर बात की जाए, सबसे अधिक निवेश तो कौन कर रहा है, भारत में सबसे अधिक निवेश करता है, ठीक है। तो उस क्रम में अगर बात की जाए तो यूएई का कौन सा स्थान है, देख लेते हैं। तो सबसे अधिक निवेश में है सिंगापुर है, उसके बाद आपका क्या है, मॉरिशस है, मॉरिशस, देन अमेरिका। सोचिए यह अमेरिका जो कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, लेकिन अगर बात आती है कि निवेशकर्ताओं में तो यह थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। और इससे सवाल क्या है, जो आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन में हमेशा सवाल जो इकोनॉमिक्स में आते हैं वो करंट से ही जोड़ के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। एंड फोर्थ में आपका क्या है, यूएई, ओके, यूएई। चलिए ठीक है, भारत में सबसे अधिक निवेश जो है कौन करता है, सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, यूएई। और अगर बात की जाए व्यापारिक भागीदार की, तो अमेरिका है, चीन है, उसके बाद थर्ड में यूएई है, एंड फोर्थ में आपका, अगर फोर्थ में बात की जाए, फोर्थ में आपका आ जाता है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। ये चार याद काफी है चार, ओके, ये चार काफी हैं, इससे ज्यादा और याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने काफी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब एक पॉइंट और है थोड़ा सा जो एडिशनल है, वो कि यूएई और भारत, अभी क्या हुआ था रिसेंटली कुछ दिन पहले, भारत, फ्रांस और यूएई इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है इनका है, सैन्य अभ्यास किया गया था। तो वह कहाँ हुआ था, ठीक है, ये आपके एक सवाल जो है एडिशनल फैक्ट्स में लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों ने कहाँ पर किया था, भारत, फ्रांस, कौन कौन थे, भारत, फ्रांस
प्लस UAE, इन तीनों के जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, इन्होंने कहाँ किया था वो सैन्य अभ्यास? वो सैन्य अभ्यास किया गया था ओमान की खाड़ी में, ठीक है, ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में। क्लियर? बस इतने न्यूज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट इश्यूज पे, तुषार मेहता को क्या किया गया है? 3 साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, फिर से यानी दोबारा, ठीक है। तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि फिर से नियुक्त किसको किया गया है? तो तुषार मेहता को किया गया है। तुषार मेहता को क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, केवल इतना, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तुषार मेहता को अक्टूबर 2018 में पहली बार सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। यह 6 अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल हैं कौन कौन है? विक्रमजीत बनर्जी हैं, KM नटराज, बलबीर सिंह, सूर्य प्रकाश वीराजू, N वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी शामिल है, ठीक है, ऐश्वर्या भाटी शामिल है। और इनको जो नियुक्त किया गया है, कैसा किया गया है? तो कैबिनेट की क्या है? संयुक्त समिति है, ठीक है, कैबिनेट की संयुक्त समिति ने इनको नियुक्त किया है, ठीक है। कैबिनेट की जो एक नियुक्ति इनकी कैसे हो गई है? तो यह फैसला किसने लिया है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने, ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह फैसला लिया है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, दिल्ली हाई कोर्ट, ओके, दिल्ली हाई कोर्ट में भी चेतन शर्मा को पुनः नियुक्त किया गया है, चेतन शर्मा को ACG, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट में चेतन शर्मा को भी नियुक्त किया गया है, चेतन शर्मा को भी, ठीक है। और इसकी नियुक्ति भी कौन किया है? इसकी नियुक्ति भी तो कैबिनेट की कौन है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा किया गया है। कैबिनेट ने क्या किया था? एक समिति को नियुक्त किया था, उनके द्वारा किया गया है, ओके। चलिए ठीक है, चेतन शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में, इनका भी पुनर्नियुक्ति हुआ है, पुनर्नियुक्ति है यह, पुनर्नियुक्ति। ठीक है, पुनर्नियुक्ति चेतन शर्मा की, किसके द्वारा? कैबिनेट ने जो समिति नियुक्त की थी उसके द्वारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, क्या है? हाँ, थोड़ा सा हम लोग भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में जान लेते हैं कि जो SGI है ना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, SGI का मतलब क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वह भारत का कौन होता है? अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके अधीनस्थ होता है। सॉलिसिटर जनरल के कर्तव्यों का उल्लेख जो है विधि अधिकारी यानी सेवा की शर्तें नियम 1987 में किया गया है, ओके। और भारत के सॉलिसिटर जनरल यानी SGI जो होता है भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्या है? यह कानून का अधिकारी है, ठीक है, यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा कानून का अधिकारी है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो यह अटॉर्नी जनरल SGI यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए आते हैं, हाँ, अब यहाँ पर देख ले, चंदर किशन दफ्तरी 1950 से 1963 ईस्वी तक भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। कौन है? चंदन किशन दफ्तरी। कब से? 1950 से लेकर 1963 तक यह पहले सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। कब से? 1950 से लेकर 1963 तक भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल यह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, क्या है ये? नाडा, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग जो है एजेंसी नाडा ने क्या किया है? दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया क्षेत्रीय डोपिंग, रीजनल डोपिंग जो है एंटी, है ना, रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि खेलों में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, ठीक है,
क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। तो किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? नाडा और सराडो के मध्य। किसके किसके मध्य में? नाडा और सराडो। नाडा, नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा यानी, नाडा क्या होता है? नाडा नेशनल डोपिंग, डोपिंग, नेशनल एंटी डोपिंग, ओके, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एजेंसी, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और सराडो, सराडा को क्या मतलब होता है? सराडो, सराडो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सराडो को आप यहाँ लिख सकते हैं, सराडो, सराडो का मतलब होता है साउथ एशिया, साउथ एशिया एंटी डोपिंग, साउथ एशिया रीजनल, साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी सराडो, यानी नाडा और सराडो के साथ में क्या हो गया है? समझौता हुआ है, ठीक है, इन दोनों का समझौता। और यह समझौता कहाँ हुआ है? ये समझौता कहाँ हुआ है? तो यह समझौता आपका, ये समझौता कहाँ हुआ है? यह समझौता नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और किनकी मध्यस्थता में किया गया है? किनकी मध्यस्थता में किया गया है नई दिल्ली में? आप एक यहाँ इमेज देख रहे हैं, ये इमेज, ये इमेज किनकी मध्यस्थता में किया गया है? वो मध्य में है भी और इनकी मध्यस्थता में किया भी गया है, ठीक है। आपको क्या करना है? इनका नाम बताना है कि कौन है ये, किनकी मध्यस्थता में किया गया है। मैं काफ़ी टाइम्स क्लास में बता चुकी हूँ, आपको इनका नाम बताना है, ओके। ये आज के आप लोग के सवाल है कि आपको इनका नाम, मैं एवरीडे क्लास में एक ना एक सवाल, और सवाल वही पूछती हूँ जिसको मैंने आपको क्लास में एक बार नहीं अनेकों बार बताया है, ठीक है। तो देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में किसके रिप्लाई आते हैं, ओके, चलिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। सराडो में कौन कौन शामिल है? सराडो में कौन कौन शामिल है? आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि सराडो में शामिल कौन कौन है। सराडो में कौन कौन शामिल है? तो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, ठीक है। कौन कौन शामिल है सराडो में? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सराडो में शामिल कौन कौन है, ठीक है। सराडो में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सराडो में कौन कौन जो है इस डोपिंग विरोधी संगठन में शामिल है, क्योंकि क्या किसकी बात की गई है? दक्षिण एशिया की बात की गई है, दक्षिण एशिया की, ठीक है। तो दक्षिण एशिया की बात की गई है, तो है इसमें कौन कौन है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया तो खैर ये तो है ही, इसमें तो नाडा के साथ कर ही रहा है, और श्रीलंका है, मालदीव्स है, ठीक है। तो ये 5 आपको इमेज भी दिया गया है, बिल्कुल इमेज को ध्यान रखिएगा। सराडो में ये सब शामिल है, ठीक है। ये सब पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है, ठीक है। श्रीलंका के डोपिंग विरोधी संगठन शामिल है, ओके। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि इस खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 19 अक्टूबर 2005 को पेरिस में अपनाया गया था। इस खेल में डोपिंग के खिलाफ, खेल में डोपिंग के खिलाफ जो है यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 19 अक्टूबर 2005 को अपनाया गया था, और यह 1 फरवरी 2007 से लागू हुआ था, ठीक है, 1 फरवरी 2007 से। अब थोड़ा सा नाडा को देख लीजिए, इसका गठन कब हुआ था? नाडा का गठन कब हुआ है? नाडा का गठन कब हुआ है? 2005 में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 8060 के तहत किया गया था नाडा का गठन 2005 में। ये सभी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, यह भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। नाडा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी पी कोड के अनुसार एंटी डोपिंग नियमों को लागू करना है, ओके। चलिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सरकार ने क्या किया है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एक योजना है, तो खास करके जो लोग यूपीएससी दे रहे हों, ठीक है, या मेंस देने वाले हैं अभी, वो योजना को देख करके जाइएगा एग्जाम में, और यूपीएससी देने वाले इस योजना को पूरा ध्यान से पढ़ेगा और
जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं उन सभी योजनाओं को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके करंट के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो योजना से संबंधित आता है वो क्या होता है, केवल पॉइंट्स में नहीं होते, फैक्ट्स में नहीं होते। वो कैसे होते हैं आपके बिल्कुल एक क्वेश्चंस में सब क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा इस योजना में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सरकार ने क्या किया है, गर्भवती नाबालिग, जो नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए एक योजना को शुरू किया है। मैंने पूरे डिटेल्स इसमें बता रखी हूँ। ठीक है, सरकार ने गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए एक योजना को शुरू किया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्मृति ईरानी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। किसके लिए है, नाबालिगों के लिए है, गर्भवती नाबालिगों के लिए। तो यह के द्वारा दुष्कर्म गर्भवती नाबालिग पीड़ितों जिनके पास कोई पारिवारिक समर्थन नहीं है, ठीक है, को आश्रय देना। क्या क्या शामिल है इसमें, आश्रय देना, भोजन और कानूनी सहायता प्रदान करना की एक योजना शुरू की गई है। कानूनी सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई है। ओके, चलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों के न्याय तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण देखभाल, ठीक है, न्याय तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो यह जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी किसने दिया, इस प्रस्ताव को, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ही आया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नाबालिगों के लिए है। ठीक है, स्मृति ईरानी द्वारा आरंभ किया गया है। इसे क्या, इसमें जो एक अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 74.10 करोड़, 74.10 करोड़ का इसमें बोला गया है कि इतना जो है परिव्यय के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया और यह जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, पूरे देश में लागू हो जाएगा। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, बस इसमें ज़रूरत है तो यह जो पहल स्टार्ट जो की गई है ये बहुत सुचारू रूप से अगर चलाया जाए तो इससे क्या होगा, बहुत सारी महिलाओं का जो आप देखते हैं कि दिन पर दिन जो समाज में जो इतनी व्यवस्था बन जाती है, छोटी बच्ची हो जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता और इतने जो उनके साथ एक जो बोलते हैं कि विभत्स जो किया जाता है, ठीक है, एक विभत्स रूप जो धारण किया, तो ये जो कृत्य है इसके लिए सरकार की ने बहुत एक अच्छा एक योजना ये लेकर के आई है। तो सरकार पीड़ितों को वित्तीय सहायता के अलावा, एक तो ये हो गया कि वित्तीय सहायता दे रही है और दूसरा है कि चिकित्सा सहायता भी करवाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, चिकित्सा सहायता भी प्रदान करेगी। तो वित्त के साथ साथ क्या हो गया, चिकित्सा सहायता भी प्रदान करेगी, वित्त के साथ चिकित्सा सहायता भी प्रदान कर रही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस योजना के तहत उन नाबालिग लड़कियों को सहायता मिलेगी जिन्हें जबरन गर्भधारण, ठीक है, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार या किसी अन्य कारण से उनके परिवारों के द्वारा छोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब जो निसहाय है, परिवार उनको छोड़ देता है, एक्सेप्ट नहीं करता, उनके लिए है। सरकार ने क्या किया है कि जो बलात्कार नाबालिग पीड़िता होंगी उनको जल्द न्याय दिलाने के लिए 415 यानी 415 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना की है। कितनी है, 415। ठीक है, ताकि इनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ओके, जल्द से जल्द न्याय मिल सके। चलिए, तो ये हो गई योजना के बारे में। अब हम लोग आते हैं माइकल रोसेन को क्या किया गया है, 2023 का पेन पेंटर पुरस्कार इन्होंने जीता है। माइकल रोसेन ने क्या किया है, बस हेडिंग से ध्यान रखिएगा, हेडिंग का ध्यान रखिएगा, हेडिंग माइकल रोसेन 2023 में पेन पेंटर पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, पेन पेंटर पुरस्कार इन्होंने जीता है। एक्चुअली क्या है, ये बच्चों के लेखक हैं। क्यों दिया गया है देख लेते हैं। उन्होंने 2007 से 2009 तक चिल्ड्रंस लॉरिएंट, क्या नाम है, चिल्ड्रंस लॉरिएंट, ठीक है, चिल्ड्रंस लॉरिएंट के रूप में कार्य किया और अपने काम और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कविता को सुलभ बनाने के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए कविता को सुलभ बनाने के लिए, एक्चुअली बच्चों के ऊपर जो है ना लिखते भी हैं, लेखक हैं ये। ठीक है, ये क्या है, लेखक हैं, ये हैं लेखक है, बच्चों के लिए। और प्रदर्शन बोल सकते हैं कि
जो एक राइटर, ठीक है, बच्चों के ऊपर लेख लिखते हैं, ये तो सुलभ बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको क्या दिया गया है, पेन पेंटर पुरस्कार जो है इनको दिया गया है, ठीक है, माइकल रोसेन को। कुछ प्रसिद्ध पेन पेंटर जो पुरस्कार जिनको मिला है इससे पहले भी, वो कौन है, हनीफ कुरैशी को दिया गया था, सलमान रुश्दी को भी दिया गया है। और सलमान रुश्दी को वर्तमान में कौन सा पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी को? जर्मन शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है, जर्मन शांति पुरस्कार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जर्मन शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी। क्या नाम है? सलमान रुश्दी, जर्मन शांति पुरस्कार। ओके, तो हनीफ कुरैशी, सलमान रुश्दी, लेमन लिसे और मैलोरी ब्लैकबर्न। पेन पेंटर पुरस्कार क्या है? इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में की गई थी, ठीक है। कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड पिंटर की याद में किया गया है। यह नोबेल पुरस्कार कौन है? हैरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। यह अंग्रेजी में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार। यह पुरस्कार यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के एक लेखक को दिया जाता है जिसका काम समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई के निर्भीक प्रदर्शन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट है, भारत क्या कर रहा है? 4 जुलाई को SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 23वां शिखर सम्मेलन का उसने मेजबानी कैसे किया है? आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से इसने मेजबानी किया है। तो अपने आप में जो हेडिंग है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि SCO का जो 23वां किस क्रम का शिखर सम्मेलन था, यह किस क्रम का था? तो यह 23वें क्रम का शिखर सम्मेलन है और जिसकी मेजबानी किसने किया है? भारत ने किया है। भारत ने किसकी मेजबानी किया है? SCO का। कब किया है? जुलाई में किया है, ठीक है। किस प्रकार से? आभासी रूप से। तो ये एक स्टेटमेंट में कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है? SCO परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया, ठीक है। ये तो अपने आप में मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं कि SCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं, किसको किसको इसमें आमंत्रित किया गया था। तो जो भी SCO के सदस्य देश होंगे वो आमंत्रित होंगे और SCO की जो परंपरा रही है उसके अकॉर्डिंग भी पर्यवेक्षक देश को भी आमंत्रित इन्होंने किया है। तो देखते हैं, शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी SCO सदस्य में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को आमंत्रित किया गया, ठीक है। टोटल SCO में कितने देश है? टोटल SCO में 8 देश हैं। तो भारत में तो ये हुआ ही है, तो भारत तो एक देश हो ही गया इसका सदस्य देश। बाकी कौन हो गए? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जितने तान है यहाँ शामिल हैं केवल किसको छोड़ करके? अफगानिस्तान को छोड़ करके, है ना। बाकी सारे तान तो यही है। हाँ, और एक तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है, ओके। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। बाकी जितने तान है सब इसमें हैं, जितने तान हैं सब हैं, केवल किसको छोड़ के? तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को क्या किया गया है? पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। किसको? ईरान को, बेलारूस को और मंगोलिया को। और तुर्कमेनिस्तान को भी अतिथि अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि वो इसका सदस्य तो है नहीं, तो उसको कैसे बुलाया गया? अतिथि अध्यक्ष के रूप में उसको आमंत्रित किया गया था। ये इसकी परंपरा रही है, SCO की परंपरा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान को बुलाया है और ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को क्या किया है? उसने पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। 2018 के SCO किंगदाओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था संक्षिप्त रूप से SCO सिक्योर, ठीक है, सिक्योर, SCO सिक्योर कि भारत की अध्यक्षता का विषय आधारित है। भारत की जो अध्यक्षता है उसका विषय क्या है? SCO सिक्योर। ये किसका स्टेटमेंट था? ये 2018 के SCO किंगदाओ शिखर सम्मेलन में कौन बोल के आए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोला गया है। तो SCO, अब हमें जोर किस पे देना है कि आखिर इन्होंने SCO सिक्योर क्यों कहा, ठीक है। SCO सिक्योर क्या है? भारत की अध्यक्षता का भारत जो अध्यक्षता कर रहा है उसका जो विषय है वो इसी SCO सिक्योर पर बेस्ड है। तो आखिर SCO सिक्योर क्या है?
थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एससीओ सिक्योर, ये सभी कंट्रीज हैं जो कि आप यहाँ देख लेंगे कि एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है। सभी कंट्रीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससीओ में टोटल 8 देश हैं। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 जून 2001 को हुआ था, ठीक है। 2001 में यह इस्टेब्लिश हुआ था एससीओ, और इसका क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एससीओ, ठीक। और नेक्स्ट जो एससीओ का होगा सम्मेलन, अभी कहाँ हुआ? ये 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में। 2023 में कौन सा हुआ? 23वां हुआ। कहाँ हुआ? भारत में। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके प्रीवियस स्लाइड में बता दे रही हूँ। 2023 में कहाँ हुआ यह? 2023 में 23वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। 24वां, ठीक है, 24वां शिखर सम्मेलन कब होगा? 2024 में। कहाँ होगा? अस्ताना, 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 ठीक है, अस्ताना में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, सिक्योर क्या है? तो सिक्योर का अर्थ होता है, सिक्योर का अर्थ क्या है? सुरक्षा, ठीक है। आर्थिक विकास, संपर्क, एकजुटता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान तथा पर्यावरण संरक्षण। सबसे मेन चीज है, ये जितने पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस सिक्योर में जो है 7 पॉइंट्स हैं आपको, ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं। और 7 पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखिएगा। इस सिक्योर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिएगा। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सिक्योर को सबसे पहले क्या है? सुरक्षा है। तो सुरक्षा का क्या होता है? सुरक्षा का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा का वर्ड क्या आएगा? सिक्योरिटी, ठीक है। इस सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यानी संपर्क, एकजुटता, यूनिटी, एकजुटता। उसके बाद क्या है? संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, है ना, संप्रभुता, यानी रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवर, ठीक है, सॉवरेनिटी। ओके, एंड लास्ट क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसी में लिख लेते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट के साथ ही होगा ये। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। क्या है? संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान। 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है, तो इसके क्या होंगे? 6 वर्ड्स दिया है सिक्योर में, और इन 6 का अपना एक अलग मीनिंग है। क्या क्या है? सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है, यूनिटी है, रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड द लास्ट वन पर्यावरण संरक्षण। हाँ, लास्ट लिख लीजिए इसमें, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को आइदर वो इंग्लिश में भी वर्ड दे सकता है, ठीक है, इंग्लिश में भी दे सकता है, हिंदी में भी, तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिएगा। सिक्योर में कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं, और ये 6 सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, एकजुटता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी एससीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हो गए। अब हम लोग आते हैं ESARAS, ठीक है, यानी ई सरस। एक क्या है? ऐसे नाम से समझ में नहीं आएगा, लगेगा काफी कुछ बड़ा सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यह क्या है? ई सरस, यह क्या है? एक मोबाइल ऐप है, ई सरस, ओके। ई सरस, इस वर्ड का मतलब क्या है? ई सरस मोबाइल ऐप,
ये क्या है, एक मोबाइल ऐप है। इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको? ई सरस को। किसके द्वारा? दीनदयाल, आप यहाँ देख रहे हैं DAY, DAY क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद है NRLM यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन। ठीक है, इस योजना के द्वारा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और एक्चुअली ई सरस में होता क्या है, जो स्वयं सहायता ग्रुप है महिलाओं को, उनके द्वारा जो कोई उत्पाद बनाए गए हैं उसको क्या करना है, उसके बिक्री के लिए एक मार्केट को बनाना है। ई सरस मोबाइल ऐप वही है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? भारत सरकार का जो ग्रामीण मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार के, इसको सबसे पहले देख लेते हैं किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, इसको जो है उनके द्वारा भारत सरकार जो सचिव हैं शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ई सरस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं शैलेश कुमार सिंह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कौन कौन है? DY अंक के द्वारा। ठीक है, FDRVC ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसके द्वारा है? टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। ई सरस एक क्या है? ई सरस क्या है? एक कॉमर्स मोबाइल ऐप है। ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है ई सरस। ओके, ई सरस क्या है? यह एक कॉमर्स मोबाइल ऐप है। इसका उपयोग क्या है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच के रूप में किया जाएगा। ठीक है, और यह DAY NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक पहल है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका एक जो सपोज अगर महिलाएं को प्रोडक्ट को बनाती है तो उनके विपणन के लिए एक मंच के रूप में इसको विकसित किया गया है। और इसका एक केंद्र कहाँ खोला गया है? जनकपुरी नई दिल्ली में भी इसका एक अलग एक और केंद्र को खोला गया है। ठीक है, और जिसको किसके द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूर्ति केंद्र जो है जनकपुरी में खोला गया है। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज कौन करेगा? ठीक है, इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाएंगी उनके लिए एक और पूर्ति केंद्र यानी बोल सकते हैं फुलफिलमेंट सेंटर खोला गया है। तो इसको किसके द्वारा? FD, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? FD। ओके, FDRVC। इसका मतलब क्या होता है? इस FDRVC का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। ओके, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यूज चेन ऑफ रूरल वैल्यूज चेन्स। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। तमिलनाडु ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में फिर से पहला स्थान प्राप्त किया। करीब 10 साल बाद यह पहले किस पोजीशन पे था? चौथे पोजीशन पे था। ठीक है, करीब एक दशक के बाद इसने ऐसा किया है। किस पोजीशन पे चल रहा था? चौथे पोजीशन पे था, लेकिन अभी इसने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? फिर से यह पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तमिलनाडु लास्ट ईयर चौथे स्थान पे था और अब क्या हो गया? यह भारत के निर्यात में, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में यह पहले स्थान पे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे तमिलनाडु है। सेकंड पोजीशन में कौन है देख लेते हैं। आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं तमिलनाडु टॉप्स इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। ओके, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना था? 1.66 बिलियन, जो कि बढ़कर कितना हो गया? 5 ये आंकड़ा को ध्यान रखिएगा, 5.37 बिलियन। कहाँ 1.66 और कहाँ 5.37 बिलियन, बढ़ करके कितना हो गया? ये देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पोजीशन में कौन है? ये रहा सेकंड पोजीशन पे आपका है यूपी, थर्ड पे कर्नाटक है। ठीक है, सेकंड में यूपी है इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में, सेकंड यूपी है एंड थर्ड कर्नाटक है, फोर्थ आपका महाराष्ट्र है, फोर्थ आपका
महाराष्ट्र है। तो ये सभी आंकड़े और दिए गए हैं, कितने परसेंटेज वाइज है एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर। तो वन लाइनर फैक्ट्स क्या क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है एमपी में, ठीक है, किस एमपी में क्या किया है, मिशन की शुरुआत किया है। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। कब तक है ये? 2047 तक। टारगेट कब तक है? 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ से शुरू किया गया है? एमपी से शुरू किया गया है, एमपी से शुरुआत हुई है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है किस पर प्रतिबंध लगाया है? इसने स्मॉल प्लास्टिक के बैग्स पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो मैरी कॉम को, मैरी कॉम को, ठीक है। भारतीय बॉक्सर कौन है? मैरी कॉम, ओके। ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेन कौन है? ब्रिटिश लेखक और कवि। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? पेन पिंटर अवार्ड दिया गया है 2023 में। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। फिर से पहली बार इनको 2018 में नियुक्त किया गया था, दोबारा किया गया है पुनः 3 साल के लिए। और दिल्ली हाई कोर्ट में भी अभी किसी की नियुक्ति हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट में, नाम बताना है, मैंने आपको क्लास में बताया है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक जो है, अभी भारत की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम होगी वो कौन बना है? तो ड्रीम 11 बना है। किसको हटाकर किसके जगह बना है? बायजूस। बायजूस का हो गया टाइम पीरियड पूरा, बायजूस का स्थान किसने लिया है? ड्रीम 11 ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है का विलय जो है किस बैंक के साथ हुआ है? एचडीएफसी के साथ। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन पदभार को ग्रहण किए हैं? अजीत पवार। दूसरे कौन है? देवेंद्र फडणवीस। टोटल जो उप मुख्यमंत्री है टोटल कितने? 11 राज्यों में है, ठीक है। तो लुसाने डायमंड लीग, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। भाला फेंक है। आयोजित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, नई दिल्ली कर रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप है? रिपोर्ट फिश डिजीज, RFD, RFD, ठीक है। पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए, पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए नंदी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश, भारत सरकार है यहाँ पे ना, ठीक है, लेकिन हाँ, भारत सरकार के द्वारा नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है, भारत सरकार। हरियाणा के किस शहर में 2 दिवसीय स्टार्टअप, हरियाणा के किस शहर में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में। किस भारतीय अभिनेता की फिल्म गिद्ध को, कौन सी फिल्म को? गिद्ध को, ठीक है, इसको क्या किया गया है? गिद्ध को ऑस्कर की शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए जो है क्वालिफाई किया गया है। तो यह संजय मिश्रा की है, संजय मिश्रा की, ओके। फिलीपींस देश ने किस देश के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दिया है? तो भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ फिलीपींस का। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? चेन्नई में। 5 यानी क्या है? कबड्डी में 8वीं बार, एक सेकेंड, ये ना, कबड्डी में 8वीं बार एशियाई चैंपियन कौन बना है? भारत पुरुष हॉकी, भारत पुरुष जो कबड्डी टीम है ये बना है 8वीं बार, ठीक है। ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई हैं मैरी कॉम, ओके। अब आते हैं आज के एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित क्या है? पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की G20 अध्यक्षता, ओके, के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन जो है 3 जुलाई को किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है ना, हरियाणा के गुरुग्राम, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023, ठीक है, के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक
बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है? ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। और किसने प्लास्टिक के बैग को बैन किया है? न्यूजीलैंड ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत ने 1 जुलाई 2023 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन यह स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यह 23 नहीं है, यह 22 है। 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो आंसर केवल एक होगा क्योंकि वही सही है, सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 3 जुलाई श्रावणी मेले का उद्घाटन 2023 को कहां से किया है? तो यह देवघर से है ना, श्रावणी मेला देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन क्या है? यह यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन, ठीक है। 3 जुलाई को किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो यह अबू धाबी में हुआ है, अबू धाबी में, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में डोपिंग रोधी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा, ओके, में निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? किसके साथ समझौता किया गया है? तो यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी यानी दक्षिण एशिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक ने किस परियोजना के तहत नई सेवाओं का अनावरण किया है? इंडियन बैंक ने तो प्रोजेक्ट, क्या नाम है? प्रोजेक्ट वेव, प्रोजेक्ट वेव, ठीक है, प्रोजेक्ट वेव के तहत किया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मतलब अगर आप पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे करंट्स के, तो क्या होता है, एज मच एज आपके पास इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ योजना मिल जा रहा है, कुछ सम्मेलन है, कहीं कुछ है, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैक्ट्स जा रहे हैं, बस आपका काम है नोट्स बनाना और रिविज़न करना। सरकार ने गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए एक योजना को शुरू किया है, ठीक है, और कौन सा इस स्टेटमेंट जो है इस योजना को लेकर के सही है? तो इसमें बोला गया है कि 74.10 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन 20 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए योजना जो है उसके लिए पात्र होंगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यह नाबालिगों के लिए है, तो ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को, है ना, तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया गया है, तुषार मेहता, तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया गया है, तुषार मेहता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में प्रथम स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे है, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सेकंड है, थर्ड आपका कर्नाटका है एंड फोर्थ आपका महाराष्ट्र है। चारों को याद रख लीजिएगा, इन चारों को, ओके। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। हाँ, तो आज की क्लास जो है हम लोगों की यहाँ पर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे डाउट्स को। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है उसके आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी आप लोग करेंगे। तो ये हो गई, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्लास में टुमारो मॉर्निंग नए इशूज़ के साथ। इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप लोग श्योर हैं जो अपने डाउट्स को शेयर करें, हमें बताएं। कोई सुझाव भी देना हो तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।